हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम लोग जेई एडवांस की बात करें, जेई मेंस की बात करें, तो दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इस चीज को इग्नोर करते हैं, जो क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। 5 प्रॉपर्टीज बेसिकली हमको पढ़नी है इसमें, और पांचों प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं और लोग इसको थ्योरी बोल के छोड़ देते हैं। बट अगर हम लोग बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो हर एक क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यूज होती है। बहुत सारे क्वेश्चन पे डायरेक्टली आपको मिलेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को हम लोग बहुत ही लॉजिकल वे में पढ़ेंगे, लॉजिकली हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि फिर से हमें कुछ प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टी याद करनी पड़ रही है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग इजीली लॉजिकली हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग गॉस लॉ यूज करके इस प्रॉपर्टी को डिराइव कर सकते हैं। मतलब सारे प्रॉपर्टी जो है वो इजीली डिराइव कर सकते हैं, लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नया रटने के लिए आ गया कुछ भी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है और इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। सरफेस ऑफ द कंडक्टर बोलने का मतलब जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड। इनसाइड तो जीरो होगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट आउटसाइड। ठीक है, 10⁻⁻20 मीटर अगर बात करें, 10⁻⁻20 मीटर के रेंज में, बहुत जस्ट आउटसाइड दिस, मतलब इतना इतना जस्ट बोला जाता है कि इसको एनसीईआरटी ने टर्म कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग एक एडवांस लेवल का एक टॉपिक इसमें इंक्लूड करेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, उसको हम लोग फील लेंगे और फिर इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब कंडक्टर से स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात कर ले, तो मटेरियल्स को बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडली। फर्स्ट इज कंडक्टर्स, दूसरा इज सेमीकंडक्टर एंड तीसरा इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो इसको हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे। ऐसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे। सेमी कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। तो इस तरह से हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को लूजली हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग एक कंडक्टर की बात करें, सपोज मैं एक कंडक्टर लेता हूं, सपोज दिस इज माय कंडक्टर। तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। जो भी कोई मटेरियल होता है, तो मटेरियल बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, इसमें मैं सारे को नहीं बनाऊं, हर डायरेक्शन में इस तरह से एटम्स फैले हुए होंगे। अगर मैं एक एटम को उठाता हूं, तो ये जो एटम है ये किस किस चीज से मिलकर बना होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें एक न्यूक्लियाई होगा और प्रोटॉन्स होंगे मेरे पास में। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो कि वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो कि लूजली बाउंड होता है जो भी एटम से। दिस इज माय एटम। ठीक है, तो अब ये अगर एटम को छोड़ के जाता है, तो अगर हम लोग बात करें, तो ये अगर ये एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो अगर निकल जाता है, तो एटम के पास नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली हमारे पास दो आयंस आ गए। एक तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आयन हम लोग बोल सकते हैं इसको। और एक मेरे पास इस तरह का पॉजिटिव आयन इस तरह से मेरे पास में हो गया, पॉजिटिव आयन। तो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं कि अभी जो अगर हम लोग एक कंडक्टर्स की अगर बात करें, तो कंडक्टर्स में कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो यहां से यहां जंप कर सकते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, ये यहां से यहां, और कहीं भी रैंडम किसी भी एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, इस तरह बंदरों की तरह उछल सकते हैं और उछलते रहते हैं। ठीक है, अगर हमने इस पे थोड़ी सी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगा दी ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो ये बंदरों की तरह इसमें से उछल उछल के यहां से वहां तक डिस्प्लेस होते रहेंगे। पूरे मस्त इन लोग घूमते फिरते रहते हैं मजे में, पूरे सब जगह पे, पूरे एटम टू एटम उछलते रहेंगे लोग। ठीक है, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की कहानी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें एक मेटेलिक कंडक्टर्स में, अगर मैं इसको रब कर दूं, पूरे को अगर रब कर दूं, अगर हम लोग बात करें स्पेशली अगर एक मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करूं मैं, मेटेलिक कंडक्टर्स, तो इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि मेटेलिक कंडक्टर्स में जो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं चार्ज कैरियर्स की बात करूं, चार्ज कैरियर्स, तो कौन कौन से चार्ज कैरियर मूव हमने अभी देखे थे?
एक तो इलेक्ट्रॉन्स देखा था और एक हमने पॉजिटिव आयन देखा, ठीक है। तो इसको चार्ज, ये दोनों चार्ज कैरियर से मेरे पास बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर हो गया, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। एक मेटेलिक कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ये काफी मोबाइल होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी मोबाइल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स तो जंप करते रहेंगे, एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम तक। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन का जंप होगा। बट अब हम अगर बात करेंगे पॉजिटिव आयन का, तो ये पॉजिटिव आयन जो है, जो कि बाकी इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है, ये मोबाइल नहीं होता है। दिस इज नॉट मोबाइल इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। इसलिए ये यहां से यहां इस तरह का ये वाला जो पार्ट है, जो ये जो एटम बचा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जिससे बाहर निकल गया, वो जंप नहीं करेगा, वो चार्ज कैरियर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है मेटेलिक कंडक्टर के केस में। क्यों? क्योंकि अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो ये जो लैटिस में जो एटम्स हैं वो लैटिस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, और ये इसलिए ये मोबाइल नहीं हो पाते, दीज आर नॉट मोबाइल, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से इधर जंप कर सकता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में इस तरह से जंप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जो कि हम लोग बाद में जाके बैटरीज के केस में देखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें जिसे बाद में जाके हम लोग डिटेल में बात देखेंगे, तो इसमें दोनों जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव आयन है, ये दोनों चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेंगे और दोनों का मूवमेंट पॉसिबल है फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। बट फॉर मेटेलिक कंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज कैरियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर हम लोग कहीं पर भी बोलेंगे कि कोई भी एक मेरे पास अगर मेटेलिक कंडक्टर है, तो उसमें अगर हम लोग बोलेंगे कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और कहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज है दैट मींस सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे। उसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव आयंस मूव करके आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जिसको बहुत लोग स्किप करते हैं, और ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। ये इसलिए ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग समराइज करेंगे तो पहला मैं लिख सकता हूं, ये समरी यहां पर देख सकते हो, कंडक्टर्स कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर्स, इन मेटेलिक कंडक्टर्स दीज चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है। कंडक्टर के पास मोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे, और वो मोबाइल चार्ज कैरियर मेटेलिक कंडक्टर्स में अगर बात करें तो दीज चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी के जो ये लाइन या स्टेटमेंट में उठा के लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, the positive ions made up of the nuclei and bond electrons remain held in their fixed position. The positive ions made up of the nuclei and the bond electrons remain held in their position. मतलब एक, अगर मैं वही बात कर रहा था एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज मेरे पास में बचा, और ये जो न्यूक्लियाई है और जो बचे हुए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, दोज आर नॉट मोबाइल, दोज रिमेन्स इन हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजीशंस इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। अगला है द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी की। तो पहले प्रॉपर्टी इज इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में दैट मींस चार्ज आर एट रेस्ट। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। अब ऐसा क्यों, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे एक इस तरह की एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज मैं यहाँ पे इस तरह से बनाता हूँ, ये सपोज मेरे पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या होगा, अब इस तरह से अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कंडक्टर्स में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा। इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री टू मूव होते हैं इन कंडक्टर्स, इनसाइड द कंडक्टर्स। ये सारे घूम घूम के या फटाफट अपने को इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ गए। अब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन्स के, सारे इलेक्ट्रॉन्स के इधर मूवमेंट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डेवलप होने लगेगा। क्योंकि हमने देखा था कि इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, अगर हम लोग एक मेटलिक कंडक्टर्स की बात करें तो चार्ज कैरियर्स आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से इस डायरेक्शन में आ गए, और जो भी पॉजिटिव आयन है मेरे पास में, वो इस तरह से अरेंज हो गए। अब इनके अरेंजमेंट से क्या हुआ, देखो इसके अरेंजमेंट से क्या हुआ कि एक अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और वो फील्ड जो हुआ वो एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल बोल देता हूं, ई एक्सटर्नल फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ।
तो सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलूंगा दिस इज माई ई इंड्यूस्ड, तो मेरे पास एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑपोजिंग दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे पास जो ई नेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, हम लोग बोल सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तब तक लगता रहेगा जब तक कि ये जीरो ना हो जाए, ई नेट इनसाइड जीरो ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो नहीं होता है तब तक इलेक्ट्रॉन्स इधर से ड्रिफ्ट होते रहेंगे, ड्रिफ्ट होते रहेंगे, ड्रिफ्ट होते रहेंगे, क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो अगर एक कंडक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अपने आप को जब तक इसमें फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जो भी ई नेट अगर ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड इसके अंदर में रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, तब तक मूव करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है कि मूव करना बंद कर दे। तो मूव करना बंद तभी करेंगे जब ई नेट इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। तो ये इस तरह से हम लोग लॉजिक दे सकते हैं और इस तरह से ई नेट में बोलूंगा इनसाइड द कंडक्टर ई नेट विल बी जीरो। अंदर अंदर में, बाहर हो सकता है, बाहर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर में, बट अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। तो इसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। मैं ये यहां से रब कर देता हूं। तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो द फ्री चार्ज कैरियर्स वुड एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट। जो भी अगर मेरे पास अंदर में अगर फील्ड होता है, जो भी नेट फील्ड होता है, सपोज ई एक्सटर्नल था मेरे पास में और इसके अपोजिट मेरे पास ई इंड्यूस्ड है, और ये दोनों का अगर कुछ भी मेरे पास ई रिजल्टेंट किसी भी डायरेक्शन में आता है तो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट, जो भी चार्ज कैरियर्स का ड्रिफ्ट होगा वो होता रहेगा, मूव करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हमारे पास में नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इस पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो अगर मैं बोलूं कि सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यहां से नॉर्मल, इस पॉइंट से नॉर्मल, तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इज नॉर्मल टू दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, यहां से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस पॉइंट पे बात करें तो यहां से नॉर्मल इस डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ऐसा क्यों? तो इसके पीछे बहुत ही लॉजिकली हम लोग बहुत अलग अलग तरह की लॉजिक दे सकते हैं। पहला लॉजिक कि हमने देखा था इनसाइड द कंडक्टर, अगर मैं एक कंडक्टर बना रहा हूं तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज अ कंप्लीट इक्विपोटेंशियल रीजन, इक्विपोटेंशियल है। और हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल रीजन। तो इसके बाहर जो भी इक्विपोटेंशियल रीजन है, यहां पे दिस इज कंप्लीट इक्विपोटेंशियल रीजन, पूरा का पूरा कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल रीजन है। तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो एक तो पहले लॉजिक हम लोग ये दे सकते हैं। अब अगर दूसरे लॉजिक की बात करें तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अलावा कुछ दूसरा कंपोनेंट भी होता, सपोज मैं बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती, ठीक है, जिसका दो कंपोनेंट होता है, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते थे। सपोज थीटा ई है तो ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा दो कंपोनेंट होते। अब देखो जो ई कॉस थीटा है, ये यहाँ पे जो भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते, जो भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते उस पे ये फोर्स लगा रहा होता, ई का कॉस थीटा कंपोनेंट, ये इस पे फोर्स लगा रहा होता ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं या फिर जो चार्ज कैरियर्स रहते हैं, मैं चार्ज कैरियर्स बोल देता हूं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मूव कर रहे होते, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो मूव करते, और ये तब तक मूव करते जब तक कि ये जो भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कंपनसेट ना करते। ये मूव करेंगे तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी, और ये इतनी आएगी ताकि ये ई कॉस थीटा को जब तक ये पूरी तरह से खत्म ना कर दे, और हमारे पास फाइनली यहां से सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। और जब ये मूव कर रहे होंगे तो मूव कर रहे होंगे दैट मींस इट इज नॉट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। और हम लोग कैसी कंडीशन की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जब चार्जेस आर एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पे हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रीच कर जाएंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्योंकि हम लोग सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात करें तो हम लोग डायरेक्टली यहां बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस तरह से दो लॉजिक से हम लोग इसको इस तरह से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर नॉट नॉर्मल टू द सर्फेस इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सर्फेस, जो कि मैंने बताया ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। फ्री चार्जेस ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को वायलेट करेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सर्फेस। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार जे में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ। कौन सा पाथ फॉलो करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो जेई का क्वेश्चन है। तो इसको हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जब हम लोग पढ़ रहे थे उस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ये जो इलस्ट्रेशन है वो लिया हुआ था, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये खत्म हो गया। दूसरा ये ऑप्शन भी खत्म हो गया क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी नहीं, आ ही नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, तो ई विल बी जीरो इनसाइड। तो ये तो अंदर ही घुस गया, ये लाइन अंदर ही घुस गई, ये लाइन अंदर ही घुस गई है, ये लाइन अंदर ही घुस गई है। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। और फोर्थ बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। देखो यहां से अगर हम लोग इसको सेंटर बोलते हैं, सपोज दिस इज माय सेंटर, तो यहां पे अगर हम लोग देखिए यहां पे एक नॉर्मल डालें तो ये जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और यहां से ये देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से परपेंडिकुलर है, मतलब जस्ट आउटसाइड द सर्फेस, जस्ट आउटसाइड द सर्फेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर। उसी तरह से इसको भी देख लो, यहां से अगर हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल डालें तो हमें दिखेगा कि ये जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। तो फोर्थ ऐसे भी करेक्ट हो जाता है क्योंकि अंदर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसाया नहीं, पहला E = 0 सही माना इसने, और यहां पर सरफेस पे इसने परपेंडिकुलर भी बना रखा है। तो इस तरह से हमारे पास में फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर हम लोग इसके तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरे प्रॉपर्टी में ये बोला गया है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। When a conductor is charged, the excess charge can reside only on the surface in the static situation. इसका मतलब समझो, सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने इसको अगर Q चार्ज दिया हुआ है, बाहर से Q चार्ज दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये जो चार्ज है ये सिर्फ इसके आउटर सरफेस पे इस तरह से रिसाइड करेगा। और ऐसा क्यों, वो हम लोग देखते हैं। ऐसा इसलिए कि सपोज मैं एक इसके बिल्कुल सरफेस से टच होता हुआ, ठीक है, बिल्कुल सरफेस के सामने तक मैं अगर एक गॉसियन सरफेस अगर चूज करता हूं, दिस इज माय गॉसियन सरफेस, माय सपोज गॉसियन सरफेस, और अगर मैंने गॉसियन सरफेस चूज किया है तो मैं इसमें गॉस लॉ से ये चीज बोल सकता हूं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E.ds दैट इज इक्वल टू Q(n)(ε0). ये चीज मैं बोल सकता हूं गॉस लॉ से। ठीक है, नेट फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q(n)(ε0). तो अगर हम लोग Q चार्ज इसको देते हैं और कोई भी चार्ज अगर इसके अंदर होता है, सपोज कोई भी चार्ज इसके अंदर आ गया, तो ये अंदर वाले चार्ज की वजह से मेरे पास Qin का टर्म आ जाएगा, और Qin के टर्म आने की वजह से मेरे पास E फील्ड आ जाएगी। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। एक प्रॉपर्टी से हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो अगर ये होना है, दैट मीन्स मेरे पास Qin हैज टू बी जीरो। जो भी Qin है मेरे पास में, दिस शुड बी जीरो। तो नेट चार्ज जो भी कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, सारे जो चार्ज रहेंगे वो सरफेस की तरफ भाग जाएंगे, सारे के सारे जो चार्ज है वो सरफेस में इस तरह से रिसाइड करेंगे। इसलिए मैंने जो भी गॉसियन सरफेस चूज किया वो बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल नजदीक में एक गॉसियन सरफेस चूज किया है, ये दिखाने के लिए कि सरफेस से जस्ट नीचे भी अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे कोई भी चार्ज मेरे पास में नहीं होता है, उस जगह तक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इंपॉर्टेंट है, जब करंट फ्लो हो रहा है तब हम लोग बाद में बात करेंगे, जब चार्जेस आर मोशन वो अलग बात है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, तो उस कंडीशन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जीरो होना है, दिस Q दैट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर के अंदर मेरे जो चार्ज इनक्लोज्ड है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। तो एक सपोज मेरे पास किसी भी रैंडम शेप का एक कंडक्टर है, दिस इज माय कंडक्टर, और अगर मैं बात करूं किसी भी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल, किसी भी रैंडम पॉइंट पे मैं पोटेंशियल बोलूं, कहीं पर भी हर जगह पे जो पोटेंशियल है दैट विल बी कांस्टेंट, हर जगह पे कांस्टेंट है, हर जगह पे पोटेंशियल इसकी वी होगी। कहीं भी उठा के पूछ लो, यहां पर भी वी, यहां पर भी वी,
यहाँ पर भी V, हर जगह पे इस पे पोटेंशियल V होगी। ये बात बहुत सुनने में बहुत आसान लग रही है, बट इसका काफी अच्छा यूज करके इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसके ऊपर फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज छोटी बात लग रही होगी कि हर यहाँ पे भी V है तो यहाँ पे भी V, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस करने बैठोगे तब इसका तुमको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करेंगे, भी 2 क्वेश्चन करेंगे बेसिकली। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हर जगह पे पोटेंशियल इज V थ्रू आउट, दैट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। अब ये क्यों है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं E दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो ये 0 है। ये हमें प्रॉपर्टी से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है दैट मींस dV/dr इज 0, दैट मींस मैं बोल सकता हूं dV/dr इज 0, एंड दैट मींस मैं बोल सकता हूं यहां से V इज कांस्टेंट। तो एक इस रिलेशन से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि मेरे पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑन कंडक्टर हर पॉइंट पे दैट विल बी कांस्टेंट। एक तो ये इस चीज से हमें समझ में आ जाता है। दूसरा लॉजिक हम लोग ये भी दे सकते हैं कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे हर जगह पे परपेंडिकुलर है, इसके सरफेस से हर जगह पे परपेंडिकुलर है, इसके सरफेस से हर जगह पे परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हर जगह से, हर सरफेस के हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कहां होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हम लोग इस लॉजिक से भी बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं दीज आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो इस तरह से हम लोग दोनों लॉजिक से ये बता सकते हैं कि जो कंडक्टर जो होता है वो पूरी तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं, अंदर भी, यहाँ पे अंदर में भी पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ के सरफेस पे होगा। पूरा होल थ्रू आउट कंप्लीट वॉल्यूम में जो इसकी जो पोटेंशियल होगी दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट। तो इसी बेसिस पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर has no tangential component on the surface, no work is done in moving a small test charge within the conductor and on its surface। तो अगर हम लोग कोई एक चार्ज को मूव कराना चाहते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू, सपोज दिस पॉइंट A टू पॉइंट B, सपोज एक चार्ज को मुझे इस तरह से यहां से यहां मूव करना है, तो मैं बोलूंगा कि क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है मुझे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। एक चार्ज को अगर मूव करना है मुझे पॉइंट A टू पॉइंट B, क्यों वर्क डन नहीं होगा? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज इक्वल टू माइनस Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। लास्ट लेक्चर में, इसी सीरीज में हमने देखा था, चैप्टर 2 में ही देखा था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज माइनस Q इनटू डेल्टा V। और क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस लॉजिक ऊपर वाले लॉजिक से भी देख सकते हैं, बट नीचे वाले लॉजिक से समझो, इजीली समझ में आएगा दैट डेल्टा V इज, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है थ्रू आउट कंप्लीट वॉल्यूम में, तो दिस डेल्टा V इज 0 एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी चार्ज को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड द कंडक्टर नो नेट वर्क इज डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग इसका लॉजिक दे सकते हैं और इस तरह से चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि चीजें और भी क्लियर हो। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ऑन द स्फीयर। एक स्फीयर है हमारे पास में दैट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, एक न्यूट्रल कंडक्टर इस तरह से हमारे पास में, दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, और इसकी जो रेडियस है, न्यूट्रल कंडक्टर की जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R। तो हमें पोटेंशियल एट अ पॉइंट P फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास पॉइंट P है, दिस इज माय पॉइंट P एंड दिस इज माय सेंटर। तो इस पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो फटाफट चैट बॉक्स में जो लाइव चैट है उसमें बताओ कि इस पॉइंट P पे हम लोग किस तरह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P? और चार्ज मेरे पास एक कैपिटल Q यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज कैपिटल Q है जो कि d डिस्टेंस से फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर, d डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है, एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो P पॉइंट पे मेरे पास कितनी पोटेंशियल आएगी? फटाफट वो करके बताओ। A, B, C और D पोटेंशियल कितनी आएगी? तो देखो, अगर हम लोग चार्ज Q यहाँ पे रखते हैं दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और वो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इधर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज करिए से वो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, इधर से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई और इस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसकी वजह से इस तरह से चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये चीज हमें पता है कि कहीं पे भी हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो हमें दो तरीके से निकालना पड़ेगा, एक तो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा और एक इस चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल आएगा।
लेकिन हमें कंडक्टर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता है कि कंडक्टर के किसी भी पॉइंट में जो पोटेंशियल है दैट इज सेम थ्रू आउट। तो अगर मैं बोलूंगा सेंटर की जो पोटेंशियल है, सेंटर की जो पोटेंशियल है वही पॉइंट पी की पोटेंशियल होगी। ठीक है, अब सेंटर में पोटेंशियल किसकी वजह से आया? एक मेरे पास क्यू चार्ज की वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज आई, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पी। सेंटर में जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल पी पे है, तो दैट इज इक्वल टू वीपी। सेंटर पे पोटेंशियल किसकी वजह से? चार्ज क्यू की वजह से और इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। तो मैं इसको लिख सकता हूं वीपी दैट इज इक्वल टू क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई डी। सिंपल, दिस इज के क्यू बाई डी। अब इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है सेंटर पे इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है? तो सेंटर पे इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से देखो, इस पे ये न्यूट्रल कंडक्टर, और न्यूट्रल कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड चार्ज जो होंगे वो कितने होंगे? वो इतने होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब ये जो टोटल नेट चार्ज ऑन द सरफेस, जो भी नेट चार्ज ऑन द सरफेस पे आया है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। जो भी क्यू इंड्यूस्ड है, क्यू इंड्यूस्ड में बोल रहा हूँ, इंड्यूस्ड चार्जेस है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, तो नेट क्यू इंड्यूस्ड कितना हो गया? जीरो। तो इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। हमने कैसा किया? हमने बोला कि सेंटर पे जो पोटेंशियल है वही पॉइंट पी पे पोटेंशियल है, और पॉइंट पी पे पोटेंशियल, तो सेंटर पे पोटेंशियल हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ड्यू टू चार्ज क्यू, एक्सटर्नल चार्ज क्यू प्लस इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। इंड्यूस्ड चार्ज क्योंकि सारे के सारे सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और उनकी वजह से, क्योंकि टोटल चार्ज कितने हैं? टोटल चार्ज नेट चार्ज इज जीरो, और सबका सारे चार्जेस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो इंड्यूस्ड चार्जेस है उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है? आर आर आर। तो सबके लिए के क्यू बाई आर लिखोगे तो नेट क्यू कितना हो जाएगा? क्यू इंड्यूस्ड जीरो। तो इसलिए इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है सेंटर पे वो जीरो आएगा, और इस तरह से सेंटर पे हमने जो कैलकुलेट किया पोटेंशियल वही पोटेंशियल पॉइंट पी पे होगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई डी। तो ये मेरे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ऑन द स्फीयर दैट इज न्यूट्रल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द स्फीयर। ध्यान से पढ़ो, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द स्फीयर। तो सपोज मेरे पास एक इस तरह से न्यूट्रल कंडक्टर है, और ये पॉइंट सपोज सेंटर ऑफ द स्फीयर है, और स्फीयर की रेडियस इज कैपिटल आर, और डी सपोज दिस इज माई 2r, ये मेरे पास गिवन है। तो एक चार्ज जो मेरे पास एक्सटर्नल चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से, और जो भी इंड्यूस्ड चार्जेस हुए हैं उसकी वजह से, तो सिर्फ इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इंड्यूस्ड चार्जेस, जो भी इस क्यू चार्ज, जो भी बाहर में चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से कुछ चार्ज इस तरह से इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ जाएंगे। तो इंड्यूस्ड चार्ज जो भी हुआ है उसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। तो हमें बेसिक प्रॉपर्टी से पता है कि पोटेंशियल एट सी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पी। सेंटर पे जो पोटेंशियल है पी पे वही पोटेंशियल है, और पूरे के पूरे कंडक्टर में उतने ही पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। अब सेंटर पे पोटेंशियल तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज के क्यू बाई डी, दैट इज 2r। ये सेंटर पे पोटेंशियल है, क्योंकि जो भी इंड्यूस चार्जेस की वजह से, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस सारे इक्वी डिस्टेंट होंगे सेंटर से, और जो नेट चार्ज है, जो नेट इंड्यूस चार्ज है दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर वाज इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर, मतलब इनिशियली उसके पास चार्ज कुछ भी नहीं थी, तो जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो नेट चार्ज विल बी जीरो, और सबका डिस्टेंस इज आर। तो उसकी इंड्यूस चार्जेस की वजह से तो पोटेंशियल है नहीं सेंटर पे, तो सेंटर पे जो नेट पोटेंशियल दैट इज के क्यू अपॉन 2r। अब पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, प्लस चार्ज इंड्यूस्ड चार्जेस। ये पी पे इन दोनों की वजह से है, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से मुझे निकालना है। तो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, के क्यू बाई 2r माइनस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू। बस हो गया कंप्लीट। ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस दैट विल इक्वल टू के क्यू बाई 2r माइनस पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल हो गया? के क्यू बाई, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? 2r प्लस r बाई 2, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू ऊपर चला गया 2 के क्यू बाई 5r। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो के क्यू बाई r अगर कॉमन निकालूं तो दिस इज 1/2 माइनस 2/5, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई 10r। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगला प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, सपोज मेरे पास में एक इस तरह का रैंडम शेप का कुछ कंडक्टर दिया हुआ है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, बहुत ही बेकार का शेप का बना हुआ है कंडक्टर है। तो सपोज इस तरह का रैंडम शेप का मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने इस कंडक्टर को सपोज मैंने क्यू चार्ज दिया। अब ये जो क्यू चार्ज दिया, तो जैसे ही हम ये क्यू चार्ज देंगे तो ये कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्यू चार्ज कंडक्टर के सरफेस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अंदर कंडक्टर के अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं। जैसे ही हम लोग चार्ज देते हैं वो सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो आउटर सरफेस में इस तरह से हम लोगों को क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। बट जो चार्ज हम जो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उसी को हम लोग देखने के लिए अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग किसी चार्ज, कोई भी चार्ज एक कंडक्टर के अंदर डालते हैं, किसी कंडक्टर को हम लोग कुछ अगर चार्ज देते हैं, तो वो उसके सरफेस पे चला जाता है और हम लोग उसमें जो चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, जिस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, वो हम लोग सिग्मा के टर्म्स में बात करते हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि पूरे वॉल्यूम में तो चार्जेस नहीं है ना, हम लोग सिर्फ सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो अब बेसिकली हमें ये पता लगाना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम। तो अभी इसका हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, बट सरफेस डेंसिटी वहां पे ज्यादा होगी जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लो। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे मुझे ज्यादा चार्जेस मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह के कंडक्टर्स में बात करें, तो सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मुझे दिख रहा है, जो पॉइंट दिख रहा है, वो यहां पे दिख रहा है। तो यहां पे जो चार्ज होगी वो, ये जो क्यू चार्ज हमने इसको इनपुट किया है ना कंडक्टर्स को, यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, और इधर कम 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 रहेगा, ठीक है, कंपेरेटिवली कम रहेगा, कम रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैंने अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्योंकि इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे ज्यादा या कहाँ पे कम होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग इस पॉइंट का देखें, तो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। वहीं पे मैं अगर एक दूसरा पॉइंट ले लूं, इधर इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं, तो दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। सपोज इसको मैं पहला पॉइंट बोल देता हूं, दिस इज माय सेकंड। तो हम लोग यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं, सपोज इसको मैं R1 बोलता हूं एंड दिस इज माय R2। तो देख सकते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2, दैट मीन्स सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा 2 यहाँ का जो है दैट इज हाइयर। इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा बनाई है, यहाँ पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन ज्यादा बनाया है। तो इसका एक इनवर्स रिलेशन जो रहता है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा वहां पे सिग्मा कम, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहां पे सिग्मा ज्यादा। तो जो भी शार्प एजेस रहेंगे, इस तरह के शार्प एजेस जहां पे रहेंगे, जैसे और भी शार्प एज ऐसा हो सकता था कि ऐसा हो जाता कंडक्टर इस तरह का, तो इसमें और ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा इसकी सिग्मा होती। तो जहां पे शार्प एजेस होते हैं वहां पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से की वजह से क्या होता है, इसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक आज ही पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर उस पॉइंट का किस तरह से ज्यादा बढ़ जाता है, ये हम लोग सब बातचीत करेंगे चार्ज डेंसिटी बढ़ने पे, ठीक है। तो जहां पे चार्ज डेंसिटी इस तरह से बढ़ जाती है ना, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे इसके जो भी मेरे पास कंडक्टर है उसके फटने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, इसमें हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि कहीं पे हमारे पास शार्प एज ना आए, सारे एजेस को हम लोग स्मूथ रखें, क्योंकि शार्प एज जहां पे आया वहां पे चार्ज लीकेज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज वहां पे ज्यादा हो जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के टर्म्स में भी जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, जो कमिंग स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बस अभी इतना समझना है कि ये मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सपोज एक मैंने पूरा फ्लैट सरफेस माना, पूरा फ्लैट सरफेस, तो पूरे फ्लैट सरफेस के लिए जो अगर हम लोग बोले आर कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जितना ज्यादा फ्लैट सरफेस होगा कंडक्टर्स में, उतना उसमें सिग्मा की वैल्यू उतनी कम होगी, और जितना ज्यादा कर्व टाइप का होगा, जितना ज्यादा कर्व होगा, जितना शार्प होगा कर्व, उतना उसमें सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम लोग चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। तो सपोज मेरे पास एक कंडक्टर इस तरह से, कोई भी एक रैंडम शेप में कंडक्टर है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर निकालना है, मतलब यहां से बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट में, बिल्कुल जस्ट आउटसाइड, मतलब 10⁻⁻⁻20
इस रेंज में, मतलब बिल्कुल नजदीक में, ऑलमोस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस पे तो जीरो हो जाएगा बट सरफेस से जस्ट ऊपर, वो बेसिकली मेरा कंसर्न है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। और हम लोग देखेंगे कि इसका क्या इंप्लीकेशन, इसका क्या हम लोग क्या यूसेज है, कि क्यों हम लोग इस तरह से निकाल रहे हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं निकालना चाहूँ जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, तो सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है जिसमें मैंने कुछ क्यू चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज हमने इसको दिया और ये इस तरह से सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो हमने ऑलरेडी देख रखा था, जो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखा अभी, कि सिग्मा किसी भी पॉइंट पे सिग्मा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से इसका सर्फेस चार्ज डेंसिटी का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग सिग्मा बात करें, तो अगर एक इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म शेप है, कोई भी रैंडम सा शेप है, तो हर जगह पे सिग्मा की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। और वो किस तरह से चूज करते हैं वो देखो। सपोज मैं एक ये वाला पॉइंट लेता हूं, यहां से मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर रहा हूं, ठीक है, जिसका कि अगर मैं इसको बड़ा करके बनाता हूं, ये बहुत छोटा हमने एज्यूम किया है, इतना छोटा कि इस पॉइंट पे, इस पूरे सिलेंडर में मैं सिग्मा को कांस्टेंट मानूंगा। सिग्मा इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस सिलेंडर। तो मैं सिलेंडर को थोड़ा यहां पर बड़ा बनाता हूं, यहां पे मैंने छोटा बनाया, इससे बहुत छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा। तो इस तरह का मेरे पास सिलेंडर है, ये मेरे पास गॉसियन सिलेंडर है, और यहां से मेरे पास में कंडक्टर, यहां इसको समझ लो मैंने इसको मैग्नीफाई करके बनाया है, इस चीज को मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके बनाया है, और ये कंडक्टर यहां से इस तरह से पास हो रहा है। और ये कंडक्टर का सरफेस है, बेसिकली सरफेस है जिसमें सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो कुछ इस तरह से सिग्मा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये मेरे पास ये जो गॉसियन सरफेस है, दैट इज माई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब देखो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है सिलेंडर का, ये वाला जो पार्ट है, दैट इज तो इनसाइड द कंडक्टर, ये इनसाइड द कंडक्टर वाला रीजन हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्ट, इतना पार्ट इसका आ गया, कंडक्टर का पार्ट आ गया। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में। हमने ये चीज इतना छोटा एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये इस तरह से हम लोग पूरे के पूरे एरिया में जो भी, या इसका जो क्रॉस सेक्शन है, सपोज ये सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है, दिस इज माई डी ए, ये जो डी ए क्रॉस सेक्शन का एक मैंने सिलेंडर एज्यूम किया है, डी ए इज वेरी स्मॉल, और उसमें इस तरह से हम लोग पूरे डी ए में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट इस तरह से परपेंडिकुलर मान सकते हैं, और यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। एक सिग्मा हमने यहाँ पे लिया, और एक इस तरह से डी हमने यहाँ से कंसिडर किया। अब यहाँ से अगर मैं गॉस लॉ यूज करने जाऊं, तो गॉस लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर हम लोग ई डॉट डी एस बात करें, तो ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहां पर हम लोग बोलेंगे, दिस इज सपोज ई, ठीक है। और ई और डी ए के बीच में जो एंगल है, दैट इज यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ई और डी ए के बीच में जीरो एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ई डॉट डी एस है वो पूरे के पूरे सिलेंडर की वजह से आनी चाहिए, लेकिन हम लोगों का कैसा है, नीचे वाले पार्ट में तो पूरा का पूरा ई इज जीरो, ई पूरा का पूरा जीरो है। और ये जो कर्व पार्ट है, यहाँ ये जो दो कर्व पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया का जो डीए है, जो भी डीए होगा, D1 D2 जो भी है, वो इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा, जो कर्व सरफेस एरिया की वजह से, जो बाहर जो इस तरह का जो कर्व सरफेस एरिया है, इधर इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में इस सरफेस के लिए, जो भी कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए जो फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो, वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा ये के साथ। जो हमारे पास बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसके थ्रू ही फ्लक्स कंसिडर होगा, ठीक है। और वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, क्योंकि ई डी ए कॉस फाइव, तो कॉस ऑफ जीरो, तो ई इंटू डी ए। अब क्यू इनक्लोज अगर हम लोग बात करें, तो इस जगह पे हमने सिग्मा चूज किया हुआ है, यहां पे मेरे पास सिग्मा अगर चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा इंटू डी ए हो गया। ये जो सिग्मा इंटू डी ए, हम लोगों ने ये जो सिलेंडर यहां पे चूज किया हुआ है, एक चीज और देखो, ये जो डी ए हमने माना है, ये जो ऊपर वाला जो एरिया माना है, हमने ये माना है कि ये इतना ही एरिया को कवर कर रहा है। जो भी हमारे पास ये है
जो भी हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर का उतना ही एरिया को ये उतना ही एरिया इसको सबटेंड करा रहा है। ये जो ऊपर वाला ये जो सरफेस एरिया है, दिस एरिया डीए, तो हम लोग मान रहे हैं कि कंडक्टर में भी ये डीए एरिया ही सबटेंड कर रहा है। तो कंडक्टर की वजह से इस जो गॉसियन सरफेस है उसमें जो नेट चार्ज इंक्लोज्ड होगा दैट विल बी सिग्मा इंटू डीए। ठीक है, सिग्मा इंटू डीए हम लोग बोल रहे हैं, यहां से सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मेरे पास डीए डीए कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट बाहर में मैं यहां बना देता हूं, जस्ट बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो कैसी होगी, यहां से नॉर्मल होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, दूसरा बात अगर हम लोग यहां पर ये बात करें, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू विच चार्ज, क्या वो चार्ज ऑफ दिस जो भी चार्ज इनसाइड दिस सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सिलेंडर है उसके अंदर जो भी चार्ज इंक्लोज है उस चार्ज की वजह से, या फिर चार्ज आउटसाइड जो भी है इस गॉसियन सरफेस के आउटसाइड जो चार्जेस है कंडक्टर पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, या पूरे की वजह से है। तो मैंने बहुत बार इस चीज को बताया था गॉस, जब हम लोग गॉस में पढ़ रहे थे, कितनी बार भी बताओ ये तुम लोग गलती करोगे ही करोगे। इस चीज को ध्यान रखो, दिस ई डॉट डी एस में जो हम लोग निकालते हैं, दिस ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, बट ये जो चार्ज है दिस इज द इनक्लोज्ड चार्ज ओनली। मैंने वहां पर भी चीख के बताया था, बट ये गलती बार बार हो जाती है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं उसमें भी मैं ये गलती तुम लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट जो डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं उसमें भी देखना ये गलती वहां पे जाके भी करोगे। ये चीज ध्यान रखो, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तीन चार्जेस है, बाहर वाले चार्ज अगर कुछ और क्यू बाहर भी रहता तो उसकी वजह से भी आता। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रल ई डॉट डीएस जो हमने यहां पर ई लिखा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनक्लोज चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस। कितनी बार भी बताने से ये गलती हो जाती है। ठीक है, गॉस लॉ में भी मैंने इसको बार बार बताया था इस चीज को, फिर भी तुमको अभी मन में नहीं लग रहा होगा, तुमको लग रहा होगा मैं गलत बता रहा हूं। ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, वहां भी मैंने बताया था। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी इसकी फील ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आखिर है क्या। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, जब हम लोगों ने देखा, कभी भी डिराइव किया होगा तुमने, एक सपोज रिंग है, उसमें मैं चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली सपोज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं रिंग में, और मैं बोलता हूं कि इस पे नेट फोर्स कितना है रिंग पे ड्यू टू दीज चार्जेस। तो नेट फोर्स तुम बोल दोगे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं इसका कोई एक एलिमेंट उठा लूं, सपोज मैं एक छोटा सा एलिमेंट उठाता हूं, दूसरे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां से कोई एक एलिमेंट अगर हम लोग यहां इसका उठा लें, तो एक एलिमेंट को अगर उठा के हम लोग एनालिसिस करें, तो एक एलिमेंट के ऊपर हमने देखा था कि किस तरह से इस पे टेंशन फोर्स, दोनों तरफ से टेंशन फोर्स लग रहा होता है इस एलिमेंट पे। और ये टेंशन फोर्स हमने कैलकुलेट भी किया था, ये इरोडोव का एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें हमने ये टेंशन फोर्स कैलकुलेट किया हुआ था। मतलब नेट फोर्स 0 होने के बावजूद इसमें एक खिंचाव हो रहा है, यहां पर एक टेंशन फोर्स है इसके ऊपर। और ये टेंशन फोर्स किसकी वजह से है, जो बाकी चार्जेस है ना, ये जो बाकी चार्जेस हैं ये इस पे ये टेंशन फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन भी बोलते हैं। तो जो भी इस तरह का रिंग वाला तो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टेंशन फोर्स हमने कैलकुलेट किया जो चार्जेस की वजह से, तो वो हमने वहां पे देखा था। अच्छा, तो जिस तरह से वहां पे हमने टेंशन फोर्स की बात की थी, तो यहां पे भी क्या होता है, जब हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, सपोज कोई सभी एक कंडक्टर लेते हैं, तो इस पे बाकी चार्जेस की वजह से किसी भी इसके एलिमेंट पे, और यहाँ पे एलिमेंट किस तरह का एलिमेंट होगा, यहाँ पे एरिया एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी। तो किसी भी एरिया में हम लोग देखेंगे तो बाकी चार्जेस की वजह से उसमें प्रेशर डेवलप होता है। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, वहां पे हम लोग रिंग में एक टेंशन की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे हम लोग प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सरफेस पे फोर्स लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर लगता है। कोई भी एक छोटा सा अगर हम लोग एरिया एलिमेंट लेते हैं, कुछ भी डी एरिया एलिमेंट हम लोग लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि बाकी चार्जेस की वजह से उसमें एक फोर्स लग रहा होता है, और उस फोर्स की वजह से यहाँ पर क्योंकि एरिया एलिमेंट है वहां पर प्रेशर डेवलप होता है।
और ये प्रेशर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत बार हमने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो एक लेवल से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें फटने की संभावना आ जाती है, जो कंडक्टर्स होते हैं वो फटने की संभावना आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स डेवलप हो जाता है। तो वो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं इसमें। सपोज मैं एक कुछ भी रैंडम शेप का एक कंडक्टर इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने रैंडम शेप का एक कंडक्टर बना दिया, इसमें हमने कुछ चार्ज इस तरह से dq पूरे चार्ज में q चार्ज इसको हमने प्रोवाइड कर दिया। तो इस पे सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अकॉर्डिंग टू जो हमने देखा था, जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिग्मा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/RC। तो हर जगह पे हमें अलग अलग सिग्मा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई एक हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, बिल्कुल इस पे सरफेस के पास एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। अब इस एलिमेंट को सपोज मैं डीए बोलता हूं और डीए मैंने इतना छोटा एज्यूम किया है कि यहां पे सिग्मा इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लूंगा, हर जगह पे अलग अलग सिग्मा होगा। तो इस छोटे से एरिया पे, एक सरफेस एरिया पे, स्मॉल सरफेस एरिया है जिसमें मैंने सिग्मा को कांस्टेंट माना और यहां मैं सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बोल सकता हूं। अब मुझे निकालना है कि इस पे कितना प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो उसके लिए सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि मुझे इस पे फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि इस पे चार्ज कितना है। तो dq में बोल सकता हूं इस पे जो चार्ज है, तो चार्ज कितना है, dq विल बी सिग्मा इंटू डी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल सरफेस। दिस इज द टोटल चार्ज, दिस इज द dq ऑन दिस एलिमेंट। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकाल ले तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इस पे कितना प्रेशर है। तो प्रेशर में बोल सकता हूं प्रेशर दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, जो E मेरे पास में, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dq इंटू ई, इसको ऐसे बोल दो, dq इंटू ई, इतना फोर्स मेरे पास लग रहा होगा। और फोर्स अपॉन एरिया कितना हो जाएगा इसमें, एरिया हो जाएगा dA, यही तो प्रेशर होगा इसमें, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले में कैलकुलेट कर रखा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो dq मेरे पास पहले मैं सिग्मा dA बोल देता हूं, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करके रखा अपॉन dA, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करें तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास प्रेशर आ जाता है। और इस तरह से अगर तुम कैलकुलेट करो ना तो ये पूरी तरह से एक गलत तुम्हारे पास डेरिवेशन आ जाता है, और ये कंसेप्चुअली पूरी तरह से गलत है। ये हम लोग देखते हैं कि ये कंसेप्चुअली गलत क्यों है। ये मैक्सिमम लोग अगर फर्स्ट टाइम में खुद से डेरिवेशन करने जाओगे तो ये डेरिवेशन इस तरह से गलती करके आ जाओगे, और ये कंसेप्चुअली कहाँ पे गलत हो रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो याद करो, अगर हम लोग सपोज मेरे पास कोई 3 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, सपोज पॉइंट चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3। अगर हम लोग फोर्स ऑन Q3 लिखना चाहें, फोर्स ऑन Q3, तो वो हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 इंटू Q3, ये लिखते हैं, या हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इंटू Q3। इन दोनों में से क्या लिखते हैं, हम लोग ये लिखते हैं। फिर भी बार बार लोग ये वाली गलती करते हैं। तो अभी जो हमारी गलती हुई है ना, वो ये वाली गलती हुई है, ये गलत है, ये सही है। ये बार बार बताने पर भी जो बेसिक डेफिनेशन है वो गलती करने लगते हैं लोग, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, दिस इज ई नेट, और अभी इससे पहले वाले में भी मैंने बताया था दिस इज ई नेट, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो ये चार्ज को एक्सक्लूड करना है ना, इस चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट किया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन द कंडक्टर्स, जो हमने इससे पहले डिराइव किया। मैंने उस समय बताया था गलती करोगे, और यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ये गलती हमें नहीं करनी है, जो हमारे से यहाँ पे गलती हो गई है वो गलती नहीं करनी है। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली दैट वाज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस इंक्लूडिंग दिस चार्ज, dq चार्ज। तो dq चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें उसको एक्सक्लूड करना है। अगर हमें dq चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो dq चार्ज पे फोर्स निकालना है, दैट मीन्स dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक्सक्लूड करना है, जैसे हमने इसमें किया। तो अभी उसको हम लोग एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ई नेट मेरे पास कितना आया, ई नेट इज इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई सही है, ई नेट ये हमारे पास गॉस लॉ से प्रीवियस सेक्शन के थ्रू हमने ये कैलकुलेट किया था। अब ई नेट में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, ई ड्यू टू अदर चार्जेस में बोल दूं प्लस ई ड्यू टू dq चार्ज, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अभी मुझे जो लेना है यहाँ पर ई जो लेना है, दिस इज ई ड्यू टू अदर चार्जेस लेना है।
क्योंकि मुझे डी क्यू पे फोर्स लगाना है। तो ई अदर मुझे कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स मुझे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन में से ई डी क्यू माइनस करना पड़ेगा। अब बात ये जाती है कि डी क्यू चार्ज की वजह से जो मेरे पास ये एलिमेंट है, सपोज मैं इस एरिया एलिमेंट को बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ बनाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर अगर मैग्नीफाई करके बनाता हूँ तो ये मेरे पास में इस तरह से डी ए सरफेस है और सरफेस के जस्ट बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस डी ए। सपोज इसमें चार्ज इज डी क्यू, ठीक है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहां पे जस्ट आउटसाइड द सरफेस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट शीट की तरह हम लोग इसमें इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब बोलो कि इनफाइनाइट शीट की तरह कैसे, ये तो डीए तो अपने आप में बहुत छोटा है, तो मैं बोल रहा हूं कि डीए इतना छोटा, मतलब डीए छोटा है मालूम, चलो डीए बहुत छोटा, बट यहां से जिस डिस्टेंस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। ये जो डिस्टेंस है मैंने बताया था दिस इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻20 इतना मीटर है लगभग। अगर सपोज एरिया अगर डीए मेरे पास में ऑफ द रेंज होगा 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, इस रेंज में है 10⁻⁵ -6 -7 -10 रहने दो, लेकिन ये जो 10⁻⁻20 जो हम लोग बहुत नजदीक में 10⁻⁻40 बोल रहे हैं, बहुत कम डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये जो डीए एलिमेंट है वो उसके लिए एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। इनफाइनाइट शीट हम लोग कैसे बोलते हैं, मतलब वो एवरीथिंग इज रिलेटिविस्टिक, मतलब हम लोग किसी के रिलेटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसके लिए एज ए इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, और हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसके लिए जो हो जाएगा, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहां पर ई ड्यू टू डी क्यू हम लोग बोलेंगे जस्ट आउटसाइड द सरफेस, बहुत नजदीक में, बिल्कुल जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिल्कुल उससे जस्ट थोड़ा, बस स्लाइटली थोड़ा सा, तो वो एक तरह से इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे। तो ई ड्यू टू अदर चार्जेस जो मेरा निकालने का जो एम था दैट विल बी इक्वल टू, इसको ये दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट शीट की वजह से स्मॉल डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे बेसिकली हम लोग निकालते हैं तो वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये यहाँ पर ये चीज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में बोल सकता हूँ ई ड्यू टू अदर चार्जेस। और यहाँ जो फोर्स हम लोग लिखेंगे ड्यू टू अदर चार्जेस की वजह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अब इसको पुट करूंगा, तो प्रेशर मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये मेरे पास एक्चुअल में आएगा डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से डाल देता हूँ सिग्मा इंटू डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाय डी ए। तो डी ए से ये डी ए कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो आएगी दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को पी इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस को समझो, जहां पे सिग्मा ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा, जहां पे सिग्मा ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा, और सिग्मा ज्यादा कहां पे, जहां पे शार्प एज हो, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। जहां पे शार्प एज होंगे वहां पे सिग्मा विल बी हाई एंड माई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज ऑल्सो हाई, मतलब वहां से कंडक्टर फटने की संभावना सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। तो इसलिए हम लोग कहीं पे भी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम लोग ये चीज को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो शार्प एज होते हैं उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे मोटर्स हो गए, तो उसमें हम लोग जनरली जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कंडक्टर्स के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हम लोग राउंड शेप में करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम लोग शार्प एज को बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को उठा के देख लो। तो इस तरह से हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो भी हम लोग डिजाइन कंसिडरेशन लेते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, तो वो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी पे वो इस तरह से डिपेंड करती है। तो इस तरह से इस सब चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। तो होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कंडक्टर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।